जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज की वीडियो आपकी सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन का एनालिसिस मार्च 20 से 25 मिनट में आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो आपकी बहुत तेजी से होगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आज के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन रखे हैं, जो आपके आरपीएफ के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अंत में हमने आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे सिलेक्टेड रखे गए हैं जहां से आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो बिना इसके भी किए हुए इस वीडियो को पूरा आपको देखना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से सबसे पुराने वेद को आपको चुनना है। आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। विकल्प बी में आपको ऋग्वेद दिया गया है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे बताने से पहले भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना है, जो सरयू नदी है जहां पर आपका अयोध्या बसा हुआ है, वह आपकी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है वह आपकी शारदा नदी की सहायक नदी है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आपकी अनुशंसा करता है? तो कौन आपका अनुशंसा करता है? तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब जो होगा वह होगा कृषि लगान और मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लगान और मूल्य आयोग करता है, यानी ए विकल्प में आपको कृषि लगान और मूल्य आयोग दिया गया है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा पर जंग लगने का एक कारण है। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण आपको बताना है। तो बताइएगा, लोहे पर जंग लगने का एक मुख्य कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, लोहे पर जो जंग लगता है आपका क्षरण के कारण लगता है, यानी क्षरण विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन भर बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन भर बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है या उसका उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, यानी नाभिकीय ऊर्जा विकल्प सी में आपको मिल जाएगा। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर थी वह थी आपकी 0.7404, यानी ए विकल्प में आपको बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी? एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो 1935 में आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यानी डी विकल्प में आपको 1935 दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग और संबंधित नदी युग्म आपका सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका राष्ट्रीय जल मार्ग 6 और आपका सतलज नदी सम्मिलित नहीं है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा इंपोर्टेंट आपका अगला क्वेश्चन है, आपका सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सूर्यधार झील पूछी गई है। सूर्यधार आपकी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हो जाएगी? तो बात करें सूर्यधार झील की, तो ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी उत्तराखंड राज्य आपको डी विकल्प में दिया गया है। डी विकल्प के साथ इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के या ज्वालामुखी के सबसे विस्फोट प्रकार का उदाहरण है, यानी सबसे अधिक विस्फोट जो होता है किस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है। तो कुंडेरा या कुंड ज्वालामुखी में होता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि डी विकल्प में आपको कुंडेरा या कुंड ज्वालामुखी दिया गया है जिसमें सबसे ज्यादा विस्फोट होता है। आपको ध्यान रखना है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन है, भारत में पूर्व की तरफ देखो, या पूर्व की ओर भी मिल सकता है आपको, या भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की। तो कौन से प्रधानमंत्री थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने इस नीति को प्रारंभ किया था, यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख है। तो कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख आपको मिलता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख जो मिलता है अनुच्छेद 54 में मिलता है। आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 54 बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सेलेक्ट अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी। बताइए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी वह आपकी किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आपकी मैकाले ने आपकी आरंभ की थी, यानी मैकाले बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। मैकाले इसमें सही जवाब आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के आपके सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे इस एग्जाम में इसे अपने एग्जाम में जरूर पूछता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स आपका सही जवाब होगा, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकाव्य कहानी मुनि चरित्र या मुनि चरित्र के लेखक कौन है। तो मुनि चरित्र कहानी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं मुनि चरित्र कहानी के लेखक की, तो आपके कौन है, तो कृष्ण देव। आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, कृष्ण आपका इसमें बिल्कुल जो करेक्ट जवाब है। मुनि चरित्र अगर हम इसकी लेखक की बात करें तो मुनि चरित्र के जो हैं वे हैं आपके अल्लासानी यानी पेधाना, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। बी विकल्प को और जा रहे सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुप वंश से संबंधित हैं। बताइए, तुलुप वंश से संबंधित शासक आपको बताना है। इनमें से तुलुप वंश से संबंधित आपका कौन सा शासक है। तो तुलुप वंश से संबंधित किसका संबंध है, तो कृष्ण देव राय का। कृष्ण देव राय का जो संबंध है आपका तुलुप वंश से है, यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प बी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी रुक्मणी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है। बताइए, रानी रुक्मणी देवी का संबंध आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तो बात करें रानी रुक्मणी देवी की, तो रानी रुक्मणी देवी का जो संबंध है वह आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, काकतीय वंश से है। किससे है, काकतीय वंश से है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। तो कौन सा स्तर होता है, तो वह होता है आपका संस्तर आपका ए। संस्तर ए में जो होते हैं वे आपके मृदा के हिस्से में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, जल और कार्बन आपके पदार्थ होते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की राजधानी आपको बताना है भोपाल किसकी राजधानी है। इनमें से चारों विकल्पों में से बताइएगा भोपाल आपकी किसकी राजधानी है। तो भोपाल किसकी राजधानी है, आपका सही जवाब क्या है, तो मध्य प्रदेश यानी एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल है। डी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति की समीकरण सही है। तो गति की समीकरण सही है इसमें, तो 2s बराबर 2ut बराबर ए टी स्क्वायर होता है। ये जो चिन्ह होता है इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, जो फाउंड होते हैं उनके कारण थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, मगर इसमें आपका बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। तो जो नाइट्रिक एसिड है इसका आणविक द्रव्यमान आपका 63 होता है। 63 इसमें आपका करेक्ट जवाब, वो 64 क्या है, वो सॉरी 63 ही होता है, यानी 63 इसमें विकल्प आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो आपको याद रखना है 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। 1:8 विकल्प बी में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। तो आपका फुग्गड़ी, कौन सा? फुग्गड़ी जो है गोवा का लोक नृत्य है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली भिवंडल चैंपियनशिप का आयोजन आपका की गई थी, यानी किस किस वर्ष की गई थी? तो ये जो आयोजन हुआ था आपका 1877 में हुआ था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से डिफरेंस क्वेश्चन तो है, क्योंकि हमारा जो लेवल बढ़ने वाला है जी के जीएस के उन क्वेश्चनों की ओर जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हुए लगभग हमारी 5 से 6 और ये लगभग 8वीं वीडियो है, शायद 8 या 7वीं वीडियो है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि जी के जीएस का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपको अगली वाली वीडियो में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो सीधे आपको एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आपका आरपीएफ एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत एग्जामों में देखने को मिलता है कि संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये जो है वायु वाद्य यंत्र है। कैसा यंत्र है? ये आपका वायु वाद्य यंत्र है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, हरे शैवालों के हरित होने का क्या कारण है? जो हरे शैवाल होते हैं उनके हरित होने का क्या कारण है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण वे हरित होते हैं, यानी सी विकल्प में आपको क्लोरोफिल दिया गया है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए, चींटी के डंक में अगर हम अम्ल की बात करें तो आपके मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है मेथेनोइक अम्ल आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन को आप इलिमिनेट करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है नेपाली भाषा, बात कर रहे हैं नेपाली। तो नेपाल कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व का जिला कौन सा है? वो सॉरी, इनमें राज्य कौन सा है? कर्नाटक दक्षिण में है, राजस्थान पश्चिम में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश भी आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी वाला है। तो एक ही राज्य बता आपका सिक्किम। तो सिक्किम में क्या बोली जाती है? आपकी नेपाली भाषा आपकी सिक्किम में बोली जाती है। आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, या कौन से देश को जाना जाता है? ये जाने जाने वाला देश कौन सा है? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है आपका? इसमें सही जवाब होगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। आपको ध्यान रखना है। तो उस प्रथम महिला का नाम आपको बताना है जो पहले हाई कोर्ट की आपकी क्या थी? मुख्य न्यायाधीश थी। तो लीला सेठ ज्योति वह आपकी हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थी, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? यहाँ आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा विकल्प बी। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगर सुप्रीम कोर्ट दिया हो या सर्वोच्च न्यायालय दिया हो, पहले मुख्य न्यायाधीश पूछी हुई, तो बीबी देवी आपके कौन हो जाएगा? आपकी फातिमा बीबी हो जाएगी, या आपकी प्रतिभा सिंह देवी बीबी फातिमा, ये आपकी क्या होगी? इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? जो पिछला क्वेश्चन था ना सुप्रीम कोर्ट बीबी फातिमा वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फातिमा बीबी वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान अपना आपका जो अपनाया गया था 1950 में अपनाया गया था। आपको ध्यान रखना है 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है, क्योंकि विकल्प सी में आपको जवाब दिया गया है।
मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ना ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार के कोई पैसे जाएंगे, ना ही हमको मिलेंगे। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपसे अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चलता है इस वीडियो ने हमारे इतने सब्सक्राइबर दिए, इतने लाइक आए, जिससे हम क्या करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्लो बर्मी युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था, यानी किस पर हस्ताक्षर, कौन सी संधि ऐसी थी जिस पर आपका हस्ताक्षर करने पर हुआ था? तो यार बनो या क्या है, यांडवो की संधि हुई थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। हर आपका मैं मानता हूँ, अगर कोई एग्जाम है जो आपका लगभग 5 से 6 शिफ्टों में होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। विशेषकर रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस का निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी आपकी मुजफ्फरनगर जेल में, मुजफ्फरनगर जेल की आपको फांसी दी गई थी, यानी इसमें जो आपका करेक्ट जवाब है विकल्प डी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर की जेल में आपकी फांसी दी गई थी। अगला का जवाब है या क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट, बताइए किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गोल्डन फोर्ट के नाम से आपका जैसलमेर के किले को जाना जाता है। कौन से किले को? जैसलमेर के किले को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का किला डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? या स्वर्ण युग के आपको देखने को मिल सकता है, आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि किस इतिहासकार के या किस शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, या स्वर्णकालीन युग के नाम से जाता है, या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, मगर सबका जवाब एक ही है कि भारत के किस इतिहास के किस शासनकाल को स्वर्ण युग तो किसे कहा जाता है? तो गुप्त युग जो था उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, सी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देमाबाद नामक आपका प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो उसमें आपको ने पढ़ा होगा देमाबाद, क्योंकि देमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह आपका देमाबाद ही था। और यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो सबसे दक्षिणतम बात कर रहे हैं तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? इसमें सबसे दक्षिणतम आपका स्थान आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ही आपका स्थित है। यानी देमाबाग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आपका हिस्सा था या सबसे निचला शहर था, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपको विकल्प बी में दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूग आपका धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? तो सामान्य वृद्धि की अगर हम आपका 32 मीटर हो जाए तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? आपका बढ़ जाता है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? बताइए कौन सी तेल रिफाइनरी ऐसी है इन चारों में से जो आपकी असम में नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो असम में नहीं है तो आपकी जो है बरौनी, आपके बरौनी जो तेल रिफाइनरी है ये आपकी बिहार में है, ना कि असम में, यानी बरौनी आपको विकल्प बी में दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा बांध के पीछे स्थित पानी। बांध के पीछे स्थित पानी जो है वह आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी डी विकल्प में आपका इसमें करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज का जो संचय होता है वह आपका किस रूप में होता है? तो आपका ग्लाइकोजन किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सी विकल्प में आपको ग्लाइकोजन दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक अभ्यारण्य है वे आपके बाघ के अभ्यारण्य है। बाघ आपको विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता। कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता। तो कौन सा वर्ष है आपका 1975। 1975 का वर्ष है जिसमें हॉकी विश्व कप जीता था, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जित्तल नामक 2 सिक्के चलवाए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के जो सिक्के थे उसका नाम था टका और तांबे के सिक्के का नाम था जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए। तो कौन सा शासक था। तो आपका इल्तुतमिश ने चलवाए थे। किसने चलाए थे। इल्तुतमिश ने चलवाए थे। विकल्प दूसरा इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है। पहला माल्टोज आपका गेहूं में होता है। स्टार्च आपका फ्रैक्टोज अंगूर में होता है। सही जवाब है लैक्टोज आपका दूध में होता है, मगर स्टार्च जो होता है अंडे की जर्दी में नहीं होता, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प इसमें आपका गलत सुमेलित है। बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन से ओलंपिक पदक में स्वर्ण पदक जीता था। तो बीजिंग 2008 वाला जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1930 को जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत के वायसराय कौन थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्च 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च यानी दांडी मार्च जो शुरू किया था उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे। तो उस टाइम पर भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे। लॉर्ड इरविन थे, यानी इसमें विकल्प सी में आपका विकल्प तीसरे में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। विकल्प 3 इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। बताइए दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान आपसे पूछा गया है। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया है, क्योंकि हम आपको जो देते हैं रोज एक क्वेश्चन आपका टेस्ट के रूप में देते हैं। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। और आपको अगर इस क्वेश्चन का जवाब का पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं बार बार कह रहा हूं, हम मोटिवेट होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, आपका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी करें और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।